हो चुकी आगाज रन की, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष अभी जारी है, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयप्रकाश आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेपी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे खान सर जी के नोट्स, क्लास नोट्स है। प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं। खान सर के जो यूट्यूब चैनल है उनका नाम क्या है? खान सर जीएस रिसर्च सेंटर। उस पर यह पढ़ाया गया है। आज का जो टॉपिक है आद्य ऐतिहासिक काल। हम लोग पिछले वाले वीडियो में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में जाने थे। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए दूसरा जो टॉपिक क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। तो इतिहास की जो बात किया जाए ना, प्राचीन इतिहास को जो बांटा गया प्राग ऐतिहासिक काल में, मध्य इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में बांटा गया, जिसमें लोग प्राग ऐतिहासिक काल को देख लिए थे। आज हम लोग दूसरा यूनिट देखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? तो आद्य ऐतिहासिक काल इतिहास की वह काल में जिसमें लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता है। या लिखा है, इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी के स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य ही, अर्थात इसकी जानकारी किससे मिलता है? पुरातात्विक साक्ष्य ही प्राप्त होता है। इसे सिंधु सभ्यता के अंदर रखा गया, अर्थात क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे मिला था इसलिए सिंधु सभ्यता भी कहते हैं इसको। अब हम लोग निकालते हैं सिंधु सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा? यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। सिंधु सभ्यता किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता तथा आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी बोलते हैं। सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दिया था। सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने दिया था। सिंधु सभ्यता का जो सर्वेक्षण किया गया था जेम्स कनिंघम के द्वारा 1853 में किया गया था। सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला। इसका जो वर्ग क्षेत्रफल कितना? सिंधु घाटी सभ्यता का जो उसका जो टोटल क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में। लॉर्ड कर्जन ने 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया तथा जिसके महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। लॉर्ड कर्जन ने क्या किया? लॉर्ड कर्जन ने भारत पुरातत्व विभाग की स्थापना किया, जिसके महानिदेशक कौन था? सर जॉन मार्शल था। सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किया गया वो जॉन मार्शल के द्वारा ही सिंधु सभ्यता का नामकरण किया गया। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम सैनी ने 1921 में किया था। उससे ये हम लोग सिंधु सभ्यता की अर्थात हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में हम लोग उन्हीं को बोलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम सैनी ने, क्योंकि वह सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई उन्हीं ने ही किया था। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? वो त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता विश्व की पहली नगरीय या शहरी सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता विश्व की क्या है? विश्व की पहली नगरीय सभ्यता। इसका विकास की बात किया जाए तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक, इसको आप लोग हाईलाइट करके नोट कर लीजिएगा। बोलते इसका डेट कब है? तो ये 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है सिंधु सभ्यता। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की चौहद्दी है। जैसे यहाँ पर क्या है? उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कीजिए तो सिंधु उत्तर में क्या था? तो यहाँ उत्तर में मांडा है, जो चिनाव नदी जम्मू कश्मीर में पड़ता है। चिनाव कहाँ? जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी के किनारे मांडा क्षेत्र पे है। इसकी जो दक्षिणी क्षेत्र है दैमाबाद प्रवार्दी नदी, जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। इसकी जो पश्चिमी क्षेत्र है सुतकांगेडोर दशक नदी के किनारे पाकिस्तान में, तथा पूर्वी क्षेत्र आलमगीरपुर हिंडा नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसको हम लोग अब डिटेल से नीचे जानते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में स्थित है, जो दशक नदी के तट पर स्थित है। इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा
कि चिनाव नदी के तट पर स्थित। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 में किया था। अर्थात इसका जो मांडा में जो खुदाई किया गया था किसके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा 1982 में किया गया था। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में स्थित है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में इसकी उत्खनन की गई थी। अर्थात हिंडन नदी के किनारे किसके द्वारा, आलमगीरपुर में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खनन किया गया था। इसकी दक्षिणी सीमा जो महाराष्ट्र के दैमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर है, यहाँ से धातु का एक रथ अर्थात इक्का गाड़ी का प्रमाण मिलता है। अब हम जानेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल तथा उसके खोजनकर्ता या उस खनन किसने किया और वो किस नदी के तट पर है। यहाँ के प्रमुख स्थल है, कहाँ वो अवस्थित है वर्तमान में, कब से उसके खोजन अर्थात उसके उत्खननकर्ता किसने खनन किया, किस वर्ष किया गया था, किस नदी के किनारे। जो हम लोग इम्पोर्टेंट है उसको ही देखेंगे। हड़प्पा की खोज की बात किया जाए तो हड़प्पा वर्तमान में स्थित है मोंटगोमरी जिला पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज किसने किया, खनन किया गया था दयाराम सहनी तथा माधेश्वर वत्स के द्वारा। कब, 1921 में। किस नदी के तट पर है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो तो राखल दास बनर्जी ने इसकी खनन किया 1922 में और ये सिंधु नदी के तट पर है। कालीमंगा या कालीबंगन ये हनुमानगढ़ जिला राजस्थान भारत में है। इसकी खनन की बात कीजिए कौन, तो बी लाल और बी के थापर ने किया। किस नदी पे, ये घग्गर नदी पे है। चुनूदरो सिंधु प्रांत पाकिस्तान में है। गोपाल मजनूदार ने इसकी खोज किया 1931 में इसकी खनन किया और यह किस नदी पे है, सिंधु नदी के तट पर है। लोथल की बात की तो अहमदाबाद जिला गुजरात में भारत में पड़ता है। रंगनाथ राव ने इनकी खोज किया गया और यह किस नदी, भगवा नदी पे है। कोट दीजी यह सिंध प्रांत के खैरपुर स्थान पाकिस्तान में स्थित है। अफजल अहमद खां के द्वारा इसकी खुदाई की गई 1953 में और किस नदी, सिंधु नदी के तट पर ही है। बनवाली की बात की तो हिसार जिला हरियाणा भारत में पड़ता है। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इनकी खुदाई की गई कब, 1974 में और ये सरस्वती रंगोई नदी के तट पर है। अगला रोपर, ये रोपर जिला पंजाब भारत में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खुदाई की और ये सतलज नदी के तट पर है। आलमगीरपुर यह यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खनन गया 1958 में और यह हिंडन नदी के तट पर है। सुतकांगेडोर ये कहाँ, जॉर्ज डेल्स के द्वारा खोजा गया और कब, ये सादीकोर नदी के तट पर है। अगला हम लोग अब हम लोग जानते हैं हड़प्पा के बारे में, एक एक क्षेत्र के बारे में हम लोग अब जानेंगे। हड़प्पा की खोज 1921 में किया गया था ना। इसकी खुदाई दयाराम सहनी ने की, यह रावी नदी के तट पर। हड़प्पा किस नदी के तट पर है, हड़प्पा जो रावी नदी के तट पर है, जो पाकिस्तान में है, वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। हड़प्पा की खोज किसने किया था, दयाराम सहनी ने किया था और ये वर्तमान में कहाँ पर है, रावी नदी के तट पर। किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। इसकी जो खुदाई करता है दयाराम सहनी करता है। मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा था। पिगट ने क्या कहा, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ। अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा से क्या क्या कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं। हड़प्पा से जो वस्तु मिली है उसकी लिस्ट देखते हैं। पहले तो कुम्हार का चाक मिला, अर्थात जिससे वे बर्तन बनाते, घड़ा बनाते हैं, खपरा बनाते हुए चाक मिला घुमाने वाला। फिर अन्नागार जहाँ अनाज लगा इकट्ठा किया जाता है, जिसे हम लोग भंडार घर बोलते हैं। श्रमिकों के निवास करने के लिए एक आवास क्षेत्र मिला। मातृ देवी की मूर्ति मिला हड़प्पा से। लकड़ी की ओखली भी मिला, कहाँ, हड़प्पा से मिला। लकड़ी का ताबूत भी कहाँ से मिला, हड़प्पा से ही मिला। RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा से। हाथी का कपाल, हाथी का जो मृत शरीर, स्वास्तिक का चिन्ह, ये सब कहाँ मिला, हड़प्पा से मिला। चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया था। सबसे पहले चांदी का प्रयोग किस सभ्यता के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किया। वहाँ से कपाल, हाथी का कपाल, लकड़ी का ताबूत, मातृ देवी की मूर्ति, कुम्हार का चाक, श्रमिक निवास स्थान, लकड़ी की ओखली, ये सब प्राप्त कहाँ से हुआ है, तो हड़प्पा से मिला। अब हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की बात की जाए तो इसकी जो खुदाई किया गया 1921 में नहीं 1922 में किया गया था। इसकी खुदाई सन
1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। यह पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? मोहनजोदड़ो। यह मृतकों का एक बहुत बड़ा टीला मिला। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त की गई और यहाँ मिली है। तो मोहनजोदड़ो से मिली गई प्रमुख वस्तुएं कौन कौन सी, उसको देखने से पहले हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ से जो प्रमुख वस्तुएं, पुरोहित आवास, मोहनजोदड़ो से क्या मिला? पुरोहित आवास। घर में कुआं, वो भी कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानगार, अन्नागार। सूती वस्त्र, मोहनजोदड़ो से मिला है। स्वास्तिक का चिन्ह, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगह से मिला। सबसे बड़ी चौड़ी सड़क कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सभागार कहाँ? मोहनजोदड़ो से। पशुपात शिव की मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। तांबे की ढेर, वो भी कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। कांसे की नर्तकी कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत था। स्वास्तिक का जो मोहर सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिला है, जिसका निर्माण सिलखड़ी से होता है। तो वहाँ जो स्वास्तिक का चिन्ह मिला वो किससे बना था? सिलखड़ी से मिलकर बना हुआ। अब हम लोग देखेंगे वहाँ के औद्योगिक क्षेत्र चुन्हू दर्रों की बात की तो इसकी खुदाई सन 1931 में। चुन्हू दर्रों की खुदाई कब होता है? 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा की जाती है। यह पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चुन्हू दर्रों वर्तमान कहाँ? पाकिस्तान के सिंधु नदी तट पर स्थित है। यह एकमात्र शहर है जो दुर्ग रहित, अर्थात इसके चारों तरफ कोई किला नहीं है, क्योंकि किला नहीं बनाया है। यह एक औद्योगिक शहर था। चुन्हू दर्रों कैसा शहर था? औद्योगिक शहर था। अब चुन्हू दर्रों से प्राप्त की गई प्रमुख वस्तु कौन कौन सी, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ से जो वस्तु प्राप्त की उसकी लिस्ट को देखने से पहले हम चुन्हू दर्र कैसा था? एक औद्योगिक शहर। यहाँ से प्रमुख वस्तुएं मिली निम्नलिखित, जैसे मेकअप की सामग्री। चुन्हू दर्रों से क्या मिला? मेकअप की सामग्री। लिपस्टिक मिला है, शीशा मिला है, मनका अर्थात घड़ा, सुई, गुड़िया, अलंकृत ईंट अर्थात सजाया गया ईंट तथा बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता। ये सब कहाँ से मिला? तो चुन्हू दर्रों से मिला। चुन्हू दर्रे के औद्योगिक क्षेत्र था, वहाँ से मेकअप की सामग्री मिला है। चलिए अब हम देखेंगे रोपर। 1953 इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपर कहाँ? पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है, जिसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा, किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने 1553 में किया। यह मानव के साथ साथ पालतू जानवरों को भी शव मिले, अर्थात मानव के साथ साथ किसके जानवर सब मिला? तो पालतू जानवरों की सब मिला। ऐसा ही सब नव पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला। जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में मालिक के साथ साथ जानवर को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। अगला हम देखेंगे वनवाली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। बनावली के समीप कौन सी? रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण घरों में सोख्ता मिला, अर्थात कहाँ पर घरों में सोख्ता मिला? तो वो मिला है बनावली से। और किस नदी के? रंगोई नदी के तट पे। कहाँ? हरियाणा में स्थित है। अला कालीबंगा इसका अर्थ होता है काली मिट्टी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी की चूड़ी। हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा आवाज़ आना है, इसको थोड़ा 2 मिनट हम लोग रुकते हैं। कालीबंगा क्या? काली मिट्टी की ईंट। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन के कुंड मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिला है? चूड़ी मिला है, अलंकृत ईंट मिला है, जोता हुआ खेत तथा हवन कुंड मिले। कहाँ से? कालीबंगा। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज अलमानंद घोष के द्वारा की गई थी। इसकी खुदाई बीके थापर तथा बी लाल ने की थी। बीके थापर बी लाल ने किसकी? कालीबंगन की खोद की थी। आगे धौलावीरा कौन सा?
धौलावीरा की बात की जाता है, यह गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है? वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। धौलावीरा की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सुरकोटदा, सुरकोटदा यह गुजरात में ही स्थित है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश सावधान तथा घोड़ों की हड्डी मिली। कलश सावधान तथा घोड़ों की हड्डी कहाँ से मिला है? ये सुरकोटदा से मिला है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने किया था। सुरकोटदा की खुदाई किसने किया? जगपति जोशी ने किया था। अगला लोथल। लोथल यह क्या था? एक बंदरगाह था। लोथल, इसकी खुदाई एस आर रो ने भगवा नदी के किनारे अहमदाबाद गुजरात में किया था। यह सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था? लोथल। यहाँ से गोदीवारा का साक्ष्य मिला। गोदीवारा का साक्ष्य कहाँ? लोथल से मिला। यहाँ घर के दरवाजे सड़क की ओर खुले करते थे, अर्थात लोथल में जो घर का जो दरवाजा कहाँ खुलता था? सड़क की ओर खुलता था। यहाँ फारस की मोहर मिली है जो विदेशी व्यापार का संकेत देता है। फारस की मोहर कहाँ से मिला? लोथल से मिला। और लोथल क्या है? एक बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। यहाँ से मुगल सावधान मिला जो सती प्रथा का प्रतीक माना जाता है, अर्थात सती प्रथा के प्रतीक भी मिला। तो क्या मिला? मुगल युगल सावधान। अगला रंगपुर। रंगपुर की बात की तो यह गुजरात में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। यहाँ से धान की भूसी मिली है। रंगपुर से क्या मिला? धान की भूसी मिला। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा जो गुजरात प्लस पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहाँ? धौलावीरा जो कहाँ? पाकिस्तान में। भारत में सबसे बड़ा स्थल इसका राखीगढ़ हरियाणा में है। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो राखीगढ़ है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो शहर है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? मोहनजोदड़ो है। अगला कुनाल। यह हरियाणा के हिसार जिला में स्थित था। कुनाल कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। यहाँ से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। चांदी के 2 मुकुट कहाँ से मिला? कुनाल से मिला है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय तथा शहरी सभ्यता थी। यह नगरीय सभ्यता थी। यहाँ की सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यहाँ जो सड़क थी कैसा? एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री पे काटती थी तथा ये पूरा पश्चिम दिशा में थी, जिसे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ किया जाता था। रोड जो साफ होता था स्वतः खुद से। नलियाँ ढकी हुई थी। यहाँ जो नाली कैसा था? ढका था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। इसका व्यापार विदेशों से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था वो किससे होता था? विदेशियों के साथ होता था। यदि इसका जो साक्ष्य मिला कौन सी वस्तु कहाँ से निर्यात या आयात किया जाता था, तो वस्तुओं का आयात अर्थात कहाँ से कौन वस्तु लाया जाता है, किस प्रदेश से? तो सोना जो लाया जाता अफगानिस्तान, ईरान तथा कर्नाटक से लाया जाता। सिंधु सभ्यता के लोग सोना कहाँ से मंगवाते थे? ईरान, अफगानिस्तान तथा कर्नाटक से। यदि चांदी की बात की जाए तो अफगानिस्तान और ईरान से। सिंधु सभ्यता के लोग अफगानिस्तान और ईरान से क्या मंगाते थे? चांदी। यदि तांबा बलूचिस्तान, खैतरी और ओमान से मंगाते थे। टीन जो मंगाते थे ईरान तथा अफगानिस्तान से, वो टीन मंगाते थे। सीसा ईरान से। उसके बाद लाजवर्ड वो मेसोपोटामिया से मंगवाते थे। गोमेंद ये सौराष्ट्र से मंगाया करते थे। इनकी जो प्रमुख वस्तुएं जो कहाँ अलग अलग क्षेत्रों से आयात किया जाता था। सिंधु सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। इसके समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? सिंधु सभ्यता के जो समाज था वो 4 वर्गों में बटा हुआ था। उसमें जो पहला था विद्वान, दूसरा था योद्धा, तीसरा व्यापारिक या शिल्पकार तथा चौथा था श्रमिक। अर्थात उसका जो विद्वान कितने 4 चौथी में बटा हुआ था। विद्वान, योद्धा, व्यापारी एवं शिल्पकार तथा श्रमिक, अर्थात ये 4 स्थिति में बटा हुआ था। इसका समाज सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज कैसा था? सत्तात्मक था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की बात की जाए तो इसकी जो लिपि भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका। इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि को दाएं से बाएं की ओर, सिंधु घाटी की भाव चित्रात्मक लिपि की लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। इसके मोहरों पर सर्वाधिक एक सींग वाला जानवर का चित्र है। सिंधु घाटी सभ्यता जो मोहर मिली उस पर किसका चित्र है? एक सींग वाला जानवर का चित्र है।
इसके मोहरों पर गाय तथा सूअर का चित्र नहीं मिला है। इसके मोहर पर गाय तथा सूअर का चित्र नहीं मिला है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में खिस्सा सेल खरी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में सेल खरी का मुख्य रूप से प्रयोग किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। वहाँ के लोग किससे नहीं परिचित थे? लोहा से परिचित नहीं थे। वहाँ माप तोल, सिंधु घाटी सभ्यता में माप तोल का जो न्यूनतम शर्त वो 16 वाट। वाट कितना? 16 kg का न्यूनतम वाट था, जो 1 वाट बराबर 16 kg था। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित, वो युद्ध और तलवार से परिचित नहीं थे। कहाँ के लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के युद्ध और तलवार से परिचित। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों में लाल रंग का उपयोग होता था। मिट्टी के बर्तन में मिट्टी के बर्तन का उपयोग किया जाता था। लाल रंग का उपयोग किया जाता। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक देश थे। उत्पादक सांस्कृतिक अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले चावल का उत्पादन किया। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता सबसे पहले कपास का। यदि बात किया जाए सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण कौन सा कारण था जो इसका विनाश हो गया? तो वो था बाढ़ के कारण। सिंधु घाटी में बाढ़ आने के कारण इसका विनाश किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, पशुपालन भी करते थे तथा उसका पशुपालन कृषि के साथ साथ हुआ, परंतु उसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तो वे लोग व्यापार करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि, पशुपालक तथा व्यापार भी थे। अब हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या क्या कारण रहा जो समाप्त हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अनेक कारण हुए। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए पतन के कारण। गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने क्या बोला? यह ब्राह्य तथा आर्यों के आक्रमण, बोलवाड़ी तथा आर्यों के आक्रमण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो गया। जॉन मार्शल तथा अरिस्ट एवं SR राव बोलता बाढ़ के कारण समाप्त हुआ। आरेन स्टेइन आनंद घोष ये जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हुए और उनको डेब्यू करवाना चाहते थे। MR साहनी यह भावात्मक परिवर्तन या जल पलायन को देखकर। जॉन मार्शल ये प्रशासनिक शिथिलता को जानकर ये बोले हैं। UKR कैनेडियन ये प्राकृतिक आपदा अर्थात यह महामारी कहलाता। अब इससे जो आगे आता है वह मेसोपोटामिया की सभ्यता। उसको हम लोग कल देखेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भागों में बटा था। फिर उसके बाद हम लोग मिस्र की सभ्यता देखेंगे, रोम की सभ्यता देखेंगे, फारस की सभ्यता को देखते हुए हम लोग स्पार्टा को देखते हुए यहाँ के वन लाइनर क्वेश्चन को देखकर फिर इसका एक टेस्ट देंगे। इसका क्विज क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसका वीडियो हम बना देंगे, आप लोग देखिएगा। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आ गया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल JP स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।